Hello everyone, welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 13. A small object loops a vertical loop of radius r in which a symmetrical section of 2 alpha has been removed. Okay, so this is your object which loops a vertical loop of radius r and a section of 2 alpha has been removed from this particular loop. Find the maximum and minimum height. You have to calculate this height, the maximum value and the minimum value from which the object, after losing contact with the loop at point A and flying through the air, will reach the point B. जो वो लूप है, जब यहाँ से वो कॉन्टेक्ट लूज करे और एयर के थ्रू ट्रेवल करता हुआ वो बी पर लैंड करे, इस हिसाब से आपको एच की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी. Find the corresponding angles of the section removed for which this is possible. You also have to calculate the values of alpha for which this particular scenario is possible. So let's proceed with the solution. It's a very good question based upon inequalities. मैथ्स में हम inequalities पढ़ते हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें inequalities का यूज है. तो आइए देखते हैं वो inequalities हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे. ये आप लूप देख पा रहे हो जिसमें से 2 अल्फा एंगल का सेक्शन हटा दिया गया है. अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहां होगा और वो इससे कांटेक्ट लूज करेगा तो वो एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा. तो क्या आप मेरी बात मानोगे? चलो देख लेते हैं. अगर मैथ्स इस बात को अलाउ करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो मतलब पैराबोलिक पाथ नहीं होगा फिर. अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मान लो मैंने किसी भी सर्कल में से एक आर्क का सेक्शन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो जो वो आर्क मैंने रिमूव की है, क्या वो पैराबोला होगी? क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे ये एक पर्टिकुलर आर्क का सेक्शन रिमूव कर रखा है हमने, इट इज रिमूव्ड. और अब वो जो आपका पार्टिकल है वो इसी पाथ के अलोंग अगर जाएगा, अगर मान लो यहाँ ये आर्क रिमूव्ड ना होती तो ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग जाता, पूरा लूप कंप्लीट करता. पर अब ये आर्क यहाँ से रिमूव्ड है, तो क्या ये आर्क का सेक्शन जो है, क्या ये पैराबोला होगा? अगर पैराबोला है तो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और पैराबोला की इक्वेशंस तो हमें पता है कि हम यूज कर सकते हैं उन्हें. पर सच में पैराबोला है या नहीं, आइए देखते हैं इसको. सबसे पहले हम इस बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या ये पाथ which is followed by this particular particle in the air is parabola or not. तो देखो, what is the equation of circle? It's given as x square plus y square is equal to r square. आप x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 आप ये भी कर सकते हो, पर मैं एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ. x square plus y square is equal to r square. यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? r square minus x square और उसका अंडर रूट. But what about the equation of parabola? Sir, it is of kind y is equal to ax square plus bx plus c. Right? Now tell me, जो ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं, y is equal to under root of r square minus x square and y is equal to ax square plus bx plus c. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इक्वेशन 1 और 2 है वो किसी भी प्रकार से सिमिलर नहीं है. तो आप देख सकते हो जो इक्वेशन 1 है उसमें जो y फंक्शन है इट इज डिपेंडेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट इन इक्वेशन नंबर 2 इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स स्क्वायर, राइट. तो पहली और दूसरी इक्वेशन किसी भी प्रकार से सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब कि जो ये पाथ फॉलो किया गया है पार्टिकल द्वारा ये पैराबोला नहीं होगा. पर ये पैराबोला हो सकता है. कब हो सकता है?
अगर ये आर्क का सेक्शन बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा इन द सेंस कैसे, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, क्लियर, x आपका बहुत छोटा है, ठीक है सर, तो क्या होगा, तो देखो इक्वेशन 1 से देखो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, अच्छा ये इक्वेशन है अपनी, और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और उसका अंडर रूट। नाउ एज एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, ठीक है, तो यहां से y क्या आया, सर y आया मेरा r माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2r, ये आया, क्या ये अब पैराबोलिक इक्वेशन है, यस सर, अब ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब आपका अगर जो रिमूव्ड पार्ट है सर्कुलर पोर्शन से वो बहुत 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 छोटा है, तो आप उसको पैराबोला कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज वो पैराबोला नहीं है, क्लियर, ठीक है, अब यही एजम्पशन हम यहां लगाएंगे, ये अल्फा जो एंगल है वो बहुत छोटा है, इसलिए जो आर्क है वो भी बहुत छोटी है, और अगर रिमूव्ड सेक्शन बहुत छोटा होगा तो सर्कुलर लूप का उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम पैराबोला मान सकते हैं, क्लियर है, अदरवाइज दे हैव नो डायरेक्ट रिलेशन, एक सर्कुलर पार्ट में से रिमूव्ड पार्ट पैराबोला नहीं होता, दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं, हमने देख लिया है इसको, ठीक है, चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं, सो द पार्टिकल will follow parabolic path from A to B. Now let V is equal to velocity of particle at A. Clear? Okay. तो क्या होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, और ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपका ये आपका पार्टिकल, और इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, सर इसकी वेलोसिटी है v, क्लियर, और ये कुछ ऐसे, अच्छा तो ये कितनी दूरी होगी, सर चेक कर लेते हैं, ये तो ऐसे है, और ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, और ये रेडियस आर, क्लियर, तो ये कितनी हुई, तो ये हुई आपकी आर साइन अल्फा, ये भी कितनी होगी, आर साइन अल्फा, कोई डाउट, इसका मतलब पार्टिकल की रेंज कितनी है, 2r साइन अल्फा, कोई डाउट इसमें, ओके, अब ये एंगल कितना होगा, ये पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल कितना होगा, सर ये एंगल होगा, सर ये अल्फा है, ऐसा करता हूं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, इसको ऐसे कर लेता हूं, ये एंगल भी अल्फा होगा, क्लियर, चलो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, ये देखो, तो इसको मैं आगे बढ़ा लूं, और ये ऐसे, तो ये एंगल कितना हुआ, सर ये एंगल अल्फा होगा, बिल्कुल सही है सर, ठीक है, ये अल्फा है, और सर जो रेडियस होती है वो सर्कल पे 90 डिग्री पे होती है, तो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, सर ये अल्फा होगा, कोई डाउट,
तो इसका मतलब कि जो आपका पार्टिकल है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, और किस एंगल पे छोड़ा गया है उस पैराबोलिक पाथ में, उसे अल्फा एंगल पे। ठीक है सर। पार्टिकल की रेंज कितनी है सर? रेंज है उसकी 2r साइन अल्फा। पर रेंज का फॉर्मूला तो होता है वी स्क्वायर, अब यहाँ पे वेलोसिटी हमने v मानी है, साइन 2 अल्फा बाय जी। तो बस एक बार को इनको इक्वेट कर देते हैं। अच्छा, साइन 2 अल्फा को क्या मैं साइन अल्फा कोस अल्फा लिख सकता हूँ? 2 से 2 गया, साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, यहाँ से वी स्क्वायर क्या आया? जी आर बाय कोस अल्फा। पहली इक्वेशन देखते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। तो देखो, मैं इसको ही रेफरेंस मान रहा हूं। तो ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए इसको, ये लो जी, डुप्लीकेट बना देते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हमने इसको रेफरेंस माना। तो इनिशियली पार्टिकल तो यहाँ पे है, फाइनल ए पॉइंट पे यहाँ होगा। तो अब बताओ मेरे को, ये हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे बना ली थी, रियलिटी में तो आर कैसे आनी थी? क्लियर। अब ये दूरी हमारी 2r साइन अल्फा थी, हमने देख ली। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी क्या ये होगी r कोस अल्फा? आप इतना निकाल सकते हो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके निकाल सकते हो। और ये दूरी कितनी है सर? ये है r। तो देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सर mgh, अगर इसका मास मैं m मान लूं। ठीक है, व्हाट अबाउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी? ये एट ए पॉइंट पे है, कितनी आई सर? हाफ m। उस पॉइंट पे हमने इसकी वेलोसिटी सर v मानी थी ऐसे। सही है। तो क्या, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई फाइनल? सर mg r प्लस r कोस अल्फा। कोई डाउट? ये पूरी दूरी तो r प्लस r कोस अल्फा होगी a तक। तो ये कितना हुआ? ये हुई r प्लस r कोस अल्फा। क्लियर। तो बस फिर क्या था, इक्वेट कर देते हैं। तो 0 प्लस mgh हाफ m v स्क्वायर mg r कॉमन 1 प्लस कोस अल्फा। m m m सब में गया। अच्छा, v स्क्वायर की वैल्यू रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 v स्क्वायर अपना आया था जी आर बाय कोस अल्फा, यही है ना, जी आर बाय कोस अल्फा। तो क्या आया? जी एच हाफ जी आर बाय कोस अल्फा प्लस जी आर 1 प्लस कोस अल्फा। जी भी सब में से कैंसिल, आर कॉमन ले लें। तो एच बाय आर किसके बराबर आया? 1/2 कोस अल्फा प्लस 1 प्लस कोस अल्फा। अब आप एक बात बताओ, जो एच और आर हैं, इनकी रेशियो तो कांस्टेंट रहेगी भैया। एच हाइट है और आर रेडियस है लूप का, तो दोनों की रेशियो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसा करता हूं, इसको कुछ कांस्टेंट के मान लेता हूं, दिस इज सम कांस्टेंट। एच बाय आर को मैंने क्या माना? के। ओके। और इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कोस अल्फा आपका एलसीएम 1 प्लस 2 कोस अल्फा और 2 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू के। तो मैथ्स का पार्ट है बस।
ठीक है, अब ये देखो, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos अल्फा। देखो cos स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो क्या करें, cos अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया मैंने, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब ये cos अल्फा में क्वाड्रेटिक है। अब देखो दोनों, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k-1 लिख दूं, माइनस अंदर ले जाता हूं, इसमें से 4 कॉमन लोगे तो बाहर 2 आ जाएगा। इसको k-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, -1 कॉमन ले लो, -1 को बाहर लोगे उसका स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं ये -2 डिवाइड बाय 4। तो cos अल्फा आपका आया k-1 प्लस माइनस k-1 का होल स्क्वायर -2 डिवाइड बाय 2। क्लियर, अब ये देखो, ये पार्ट है आपका डिस्क्रिमिनेंट। सो फॉर रूट्स टू बी रियल द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। सो फॉर रियल रूट्स योर डिस्क्रिमिनेंट d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब k-1 का होल स्क्वायर -2 का रूट, सॉरी, तो इसका मतलब k-1 का होल स्क्वायर -2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। k-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, √2 √2 plus 1, which gives us k should be greater than or equal to 2.414। एक चीज यहां से पता चली, k की वैल्यू h/r है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, और देखो cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो cos अल्फा 1 या उससे छोटा ही होना चाहिए, है ना। देखो k की वैल्यू हमने देख ली कि किससे बड़ी होनी चाहिए, अब ये भी देख ले किससे छोटी होनी चाहिए। तो cos अल्फा, अब हमारे पास cos अल्फा की देर, cos अल्फा इज गिवन एज k-1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k-1 का होल स्क्वायर -2 डिवाइड बाय 2, बट दिस होल वैल्यू should be less than or equal to 1 because the graph of cos theta cos alpha will fluctuate between +1 and -1, राइट। cos अल्फा -1 और +1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है या उससे छोटी ही रहेगी। ठीक है, अब आओ फिर, तो इसका मतलब k-1 प्लस माइनस, अच्छा, तो सिर्फ प्लस आएगा बीच में क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, तो माइनस को हटा रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ k-1 का होल स्क्वायर -2 डिवाइड बाय 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। बस इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसको ओपन कर लेते हैं। के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, तो ये आया -2k -1 9 -6k, 2k को उधर ले जाओ, -4k, तो इसको इधर ले जाओ -10, तो k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/4 विच गिव्स अस k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। एक ये पता चल गया, और हमारा k क्या आया था, एक ये आया था, एक ये आया था, है ना।
तो इसका मतलब k किसके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है? तो k शुड बी लेस देन इक्वल टू, देखो k आपका बड़ा होना चाहिए 2.414 से और लेस देन होना चाहिए 2.5 से, पर k तो h/r है। k क्या है? h/r, वैल्यू पुट कर दो। तो इसका मतलब 2.414 r से लेके h की वैल्यू 2.5 r तक हो सकती है। भैया जी एक पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया कि जो आपकी हाइट है वो किसके बीच में फ्लक्चुएट कर सकती है, सच दैट द पार्टिकल विल लीव द पॉइंट ए एंड थ्रू द एयर इट विल रीच द पॉइंट बी। क्लियर? अब हमें अल्फा की वैल्यू भी बतानी है। तो देखो, व्हाट अबाउट द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ के? इस इक्वेशन से देखो, ये बताता है कि के या तो 2.5 हो सकता है मैक्सिमम के केस में, या के 2.414 हो सकता है मिनिमम के केस में। क्लियर? क्योंकि के 2.5 से 2.414 के बीच में है। तो इसका मतलब जो के है आपका वो मैक्सिमम 2.5 हो सकता है और मिनिमम 2.4 हो सकता है। क्लियर? ठीक है सर। तो देखो, इसकी बात करूं मैं अगर, तो के आया था अपना √2+1, वही तो 2.414 था। यहां से k -1 किसके बराबर आया? √2। क्लियर? इस k -1 की वैल्यू मैं किस में पुट कर रहा हूं? इस k -1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि हमें अल्फा निकालना है। तो कोस अल्फा है मेरा k -1 प्लस माइनस k -1 का होल स्क्वायर -2 डिवाइड बाय 2। अब k -1 की वैल्यू तो √2 है, तो कोस अल्फा आया √2 प्लस माइनस 2 - 2 डिवाइड बाय, ये तो 0 हो गया, तो ये आया 1/√2। तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर आया? यहाँ से अल्फा आया 45 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं k = 2.5 यूज करूं जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1.5 विच गिव्स अस k - 1 = 1.5। फिर से ये वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो क्या आया? तो हमारा आया कोस अल्फा = 1.5 का स्क्वायर -2 डिवाइड बाय 2। क्लियर? चलो देखो फिर अब, अच्छा इसको सोल्व कर लें। 1.5 का स्क्वायर मतलब इसको 3/2 लिख सकता हूँ। 1.5 को 3/2 का स्क्वायर -2, 9/4 -2, 1/4, उसका रूट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आया कोस अल्फा 0.5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से मेरे को दो वैल्यूज मिली, एक तो 1.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1, और एक 1.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1/2। यहां से अल्फा की वैल्यू आई 0 डिग्री और यहां से अल्फा की वैल्यू आई 60 डिग्री। ठीक है, अल्फा 0 होगा मतलब कि आर कंप्लीट है, तो हाँ लूप मतलब पार्टिकल तो पक्का जाएगा फिर उधर, क्योंकि आर प्रेजेंट है वहां पे। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की 60 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? 45। तो अल्फा किसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा? 60 और ये आपका आंसर। ठीक है, तो आप मतलब आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के ऊपर। आप एच और अल्फा की एक दूसरे के साथ रिलेशन देखिए कि आप जब एच को 2.414 आर और 2.5 आर के बीच में कर रहे हो, तो साथ में जो एंगल अल्फा है उसकी वैल्यू भी 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है,
तभी ऐसा पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एच के लिए एक पर्टिकुलर अल्फा निकलेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आपका पार्टिकल ए पॉइंट को छोड़े, हवा में जाए, पैराबोलिक पाथ फॉलो करे और एग्जैक्टली बी पे लैंड कर जाए। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसमें आप साफ देख पा रहे हो कि जो हमारा पार्टिकल है वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा या पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, वो डिपेंड करता है कि आर्क लेंथ आपने कितनी कट आउट की है। अगर आर्क लेंथ बहुत बड़ी है तो वो पैराबोला नहीं होगी, पर अगर आर्क लेंथ बहुत छोटी है तो वो पैराबोला होगी, और ये हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, वैसे भी आप सोच सकते हो, अगर एक आर्क को आप निकालते हो, एक आर्क का पीस छोटा सा कट करके बाहर निकालते हो और उसको दोनों एंड से एक्सटेंड करते हो तो वापस सर्कल बन जाएगा। पर पैराबोला में ऐसा नहीं है। पैराबोला में अगर आप दोनों पॉइंट को एक्सटेंड करोगे तो वो कभी एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, वो दूर होते चले जाएंगे। ये दिखने में लगता है कि पैराबोला है, पर अगर आर्क लेंथ बड़ी हुई तो पैराबोला नहीं होगा। ये टेलर सीरीज से एक्सप्लेन होता है। आपने टेलर सीरीज की एक्सपेंशन की होगी, वहां से एक्सप्लेन होता है ये सब। खैर, हम ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट में नहीं घुस रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे और भी कवर करेंगे। एक इनइक्वालिटी पे और एक एच और अल्फा के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन की वजह से मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पिक किया। सो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, and I'll see you again tomorrow with another question. Till then, take care, keep practicing, best of luck, and thank you so much for watching.